hello everyone, welcome back again to the advanced series of artificial intelligence and machine learning. मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड CEO आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट के सेशन में हमने जो एल्गोरिदम स्टडी करी हैं वो हमने लीनियर रिग्रेशन को देख लिया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को देख लिया और स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन को देख लिया। लीनियर रिग्रेशन की बात करें उसमें हमें एक्यूरेसी मिली थी 82%, स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन की बात करेंगे एक्यूरेसी मिली 98%, एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करें तो हमें एक्यूरेसी मिली थी 99%। मतलब जो भी हम यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस प्रेडिक्ट कर रहे थे 99% जो हमारे रिजल्ट थे वो एक्यूरेट थे, और वो हमने लाइव मैच करके भी देख लिए तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास हमारे जो रिजल्ट थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे इस सेशन के अंदर हमें जो चेक करना है वो हमने डिसीजन ट्री रिग्रेशन को यूज़ करना है। डिसीजन ट्री रिग्रेशन क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम चेक कर लेंगे। अभी तक जितनी हमने एल्गोरिदम यूज़ करी, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन थी, चाहे वो स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन थी, चाहे पॉलिनोमियल रिग्रेशन थी, इनको तब यूज़ करते हैं जब आपका डेटा लीनियर इन नेचर हो। जब आपका डेटा टोटली नॉन लीनियर इन नेचर होगा, जहाँ पे आप कोई स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकते, आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई कर्व नहीं यूज़ कर सकते जिसके थ्रू आपकी जो डेटा के ऊपर बेस्ट फिट हो जाए, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होता है। जब डेटा बिल्कुल नॉन लीनियर इन नेचर हो जाता है तो वहाँ पे दो एल्गोरिदम यूज़ होती हैं, दैट इज़ डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। अब यहाँ पे उसी डेटा के ऊपर अगर ये एल्गोरिदम लगाते हैं देन चेक करते हैं कि हमें जो एक्यूरेसी मिलती है वो कितनी मिलती है। सो अगेन हमें वही स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ इंपोर्ट numpy as np, pandas as pd, and import matplotlib.pyplot as plt। सो ये मेरे डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए तीन लाइब्रेरीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। डेटा को रीड करने के लिए पांडास लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होता है pd.read_csv। इसके अंदर आपको अपनी CSV फाइल का नेम पास करना है, दैट इज़ covid19india.csv, जिसको हमने वीडियो नंबर 2 में हमने यहाँ पे पूरा डेटा फेच किया था एक लाइव वेबसाइट के ऊपर। आइदर वो जेसन के थ्रू डेटा पढ़ा हो या CSV फाइल के थ्रू डेटा पढ़ा हो, वो हम कैसे फेच करते हैं वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। उसी से हमने CSV फाइल को जनरेट कर लिया था, उसी डेटा को अभी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, और ये जो डेटा है हमारा यहाँ पे इस तरह से शो कर गया। अब इस डेटा के अंदर अगर हम चेक करें तो सेम वही कॉलम्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अब ये कैसे वर्क करती है वो चेक कर लेते हैं। अब अगर मेरा डेटा कुछ इस तरह से हो, अब अगर इस तरह का डेटा है, इसके ऊपर अगर मैं लीनियर रिग्रेशन लगाता हूँ तो वो बेस्ट फिट लाइन कुछ इस तरह से लेट से फिट करता है, तो इसमें भी ये सारा मेरा लॉस में आ जाएगा, ये सारा मेरा लॉस में आ जाएगा। तो इसमें एक्यूरेसी आपकी 10% भी नहीं रह जाएगी। तो इस तरह के डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। या मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ कर लूँ, लेट से मैंने लाइन को थोड़ा कर्व कर दिया, अप टू 5 डिग्री 6 डिग्री पॉलिनोमियल यूज़ कर लें, तब भी बहुत सारा डेटा मेरा लॉस में है। इसमें भी 10 या 15% से ज़्यादा एक्यूरेसी हमें नहीं मिल सकती। एंड सेम अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे RBF कर्नल को यूज़ कर लूँ तो उसमें जो बेस्ट फिट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक्चुअल वैल्यू ये है और इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो लॉस जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा है। अब अगर इस तरह का डेटा आ जाए, इस तरह के डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जो पॉइंट्स लेट से सबसे ज़्यादा दूर इसको दिखते हैं, ये उसको यहाँ पे स्प्लिट कर देता है। अब स्प्लिटिंग कैसे हो सकती है, तो लेट से उसने, मैं यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट जो स्प्लिट है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसमें कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। सेकंड स्प्लिट मान के चलते हैं वो कुछ इस तरह से कर रहा है। थर्ड स्प्लिट यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा को स्प्लिट कर रहा है, जहाँ उसको एक ही तरह का डेटा मिलता है उसको वो स्प्लिट करता जाता है। तो यहाँ पे उसको एक ही तरह का डेटा मिल रहा था, उसने उसको अलग क्लस्टर के अंदर ऐड कर देता है। यहाँ पे एक ही तरह का डेटा मिल रहा है अलग, तो लेट से इसने मेरे डेटा को कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये एक ट्री बनाएगा। यहाँ लेट से x1 की वैल्यू 20 है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 40 है, और ये वैल्यू हम 200 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये 170 आ रही है। अब हमने फर्स्ट स्प्लिट ये किया था, सेकंड स्प्लिट लेट से हमने ये कर दिया, या थर्ड स्प्लिट हमने ये कर दिया, और फोर्थ स्प्लिट हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे ट्री कैसे बनेगा, सबसे पहले ये x1 है, इसको ये पूछेगा क्या इसकी वैल्यू लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 20 है। अब x1 की वैल्यू लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 20 है, तो फर्स्ट स्प्लिट ये हो गया। अब अगर लेस देन 20 है तो मेरे को ये चेक करना है क्या x2 की वैल्यू
ये जो x2 है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 200 है या लेस देन 200 है। अब यहाँ पे x2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लेस देन 200 है या ग्रेटर देन 200 है। तो अगर लेस देन 200 है तो यहाँ पे ये जो एक ही तरह का डेटा आ रहा है तो इसकी जो एवरेज आएगी वो इसका आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इसकी जो एवरेज आएगी वो आंसर होगा। इस पर्टिकुलर अगर यहाँ पे मेरे को कोई पॉइंट प्रेडिक्ट करना है तो इन सब की जो एवरेज आएगी तो वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसकी एवरेज जो आएगी, यहाँ पे इसकी एवरेज जो आएगी। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में स्प्लिट कर देता है। फिर वो इसी तरह से एक ट्री बनाएगा, तो उस ट्री के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ फिल करता जाएगा। फिर वो देखता है ये वैल्यू किस पर्टिकुलर ट्री के अंदर लाई कर रही है और उसमें जो भी जो हमें उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब लेट्स से कि अगर इसको हमने कुछ इस तरह से स्प्लिट किया होता कि जो स्प्लिट 1 है वो कुछ इस तरह से हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट 2 जो है वो हमारा कुछ इस तरह से हो गया, स्प्लिट 3 हमने यहाँ पे कर दिया और स्प्लिट 4 हमने यहाँ पे कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज आ रही है वो मान के चलते हैं ये है, इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज आ रही है वो ये है, यहाँ पे जो एवरेज आ रही है वो ये हो सकती है और यहाँ पे जो एवरेज आ रही है वो ये हो सकती है और यहाँ पे जो एवरेज आ रही है वो ये हो सकती है। अब अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना है ये वाला पॉइंट, राइट, तो इसका जो आंसर होगा वो यही रहेगा -61.1। अब अगर यहाँ पे मेरे को प्रेडिक्ट करना हो तब भी 0.7 आएगा, यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है तब भी 0.7, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू 0.7 ही रहने वाली है। सो एटलीस्ट हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे नियर बाय रिज़ल्ट मिल जाएंगे, हमें एक एवरेज रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो जो कि लीनियर रिग्रेशन में बहुत ही गलत होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट करूँ और मेरे को इस पॉइंट को प्रेडिक्ट करना था, अब इस पॉइंट को प्रेडिक्ट एक्चुअल में इसकी वैल्यू बहुत कम है और लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो 200 के आसपास प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी लेट से मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए थी। तो बहुत डिफरेंस है, बट एटलीस्ट अगर मैं इन सभी का एवरेज ले लूँगा तो वो मेरी 20 के आसपास ही आएगी, राइट। तो यहाँ से हम जो रिज़ल्ट्स गेट करेंगे वो एक एवरेज रिज़ल्ट होगा, राइट। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अपने कोविड के डेटा के ऊपर अप्लाई करता हूँ, देन हम चेक करते हैं कि हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। सो अगेन यहाँ पे भी मेरे को वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें मेरे को डेटा को अलग करना पड़ेगा। सो डेटा ऑफ करंट स्टेटस विच मस्ट बी इक्वल्स टू हॉस्पिटलाइज्ड। सो इसमें भी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बता देगा, जहाँ पे भी ट्रू होगा दैट मीन्स वो डेटा मेरा हॉस्पिटलाइज का डेटा होगा। तो ये हमने यहाँ पे डेटा को फ़िल्टर कर लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ करना है, जिसके अंदर मैं अपने डेटा मंथ वाइज एंड डे वाइज सेपरेट कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं उसको हम सम कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे कि 5 जुलाई को जो केसेस आए थे 23,932। तो ये आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, ये केसेस इतने थे। तो इसको भी हमने वीडियो नंबर 3 के अंदर डेटा एनालिसिस पूरी की पूरी हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली थी। तो इसको मैं डे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब एक्स और वाई को अलग करना है। एक्स जो हमने उठाया था दैट इज़ np.array रेंज के थ्रू जितनी लेंथ थी हमारी डे की वो हमारा एक्स कैलकुलेट हो गया था। अब x को भी हमें 2D में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे मैं रीशेप कर रहा हूँ -1,1। तो ये स्टेप्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बहुत बार चेक कर चुके हैं। सो इन केस अगर आपको ये नहीं पता तो आप लास्ट की वीडियोस चेक कर सकते हो। सो x जो है ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आ चुका है। सेम वे मेरे को y को लेना है। सो दैट इज़ डे डॉट वैल्यूज़ अगर मैं उठाता हूँ ये मेरा y निकल आएगा। अब x भी है मेरे पास, y भी है। अब हमें यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज़ करनी है दैट इज़ डिसीजन ट्री रिग्रेशन। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट ट्री। आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो इस डिसीजन ट्री रिग्रेसर को यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमने रिग्रेसर नाम का क्रिएट कर लिया। इसी के अंदर जस्ट आपको यहाँ पे फिट करना है x और y को। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्प्लिटिंग करेगा। स्प्लिटिंग करने के बाद जो भी इसको एवरेज मिलती जाएगी वो यहाँ पे चूज़ करता जाएगा। सो यहाँ पे हमने अपने मॉडल को फिट कर दिया, सब कुछ उसने बैकएंड पे कैलकुलेट कर लिया। इसकी क्या स्लोप आएगी, क्या इंटरसेप्ट आएगा, तो वो अगर हमें चेक करना हो दैट इज़ रिग्रेशन डॉट कोफिशिएंट।
सो अगर मैं डिसीजन ट्री रिग्रेशन की बात करूँ, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि वो हमारा लाइन के केस में होता है जहाँ पे हमें कोफिशिएंट मिलते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के केस में कोफिशिएंट मिल सकता है और लीनियर रिग्रेशन के केस में मिल सकता है। तो डिसीजन ट्री के अंदर कोई लाइन नहीं है, तो इस वजह से ना ही यहाँ पे हमें कोफिशिएंट मिलेगा और ना ही अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट अगर मैं लिखता हूँ तो वो चीज़ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एवरेज मिल रही है जो कि आपके डेटा को स्प्लिट कर रहा है। तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंटरसेप्ट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लेता हूँ, दैट इज़ रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे जितनी x की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। एंड प्रेडिक्ट के लिए स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा तो एक्चुअल वैल्यूज़ ही उसकी प्रेडिक्ट करनी स्टार्ट कर देगा। सो अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ yp के अंदर, तो ये मेरी y प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। इसको हम यहाँ पे अपने ग्राफ के अंदर चेक करेंगे। सो यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट को यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ x एंड y को स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ और x और y प्रेडिक्टेड का मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट कर रहा हूँ ताकि मेरे को बेस्ट फिट लाइन दिख जाए जो कैसी देखने में दिखती है। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर व्यू देखने को मिले। सो कलर विच मस्ट बी इक्वल्स टू ब्लैक कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, थोड़ी विड्थ इंक्रीज़ कर लेते हैं, सो इट वुड बी मच बेटर। यहाँ पे 2 कर देते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं बेस्ट फिट लाइन को चेक करूँ, ये ऑलमोस्ट मेरे हर एक पॉइंट से मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रही है, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे जा रही है। तो मतलब बहुत ही बेटर वे में इसने मेरे मॉडल को फिट कर दिया है। इसकी अगर हम एक्यूरेसी चेक करें, सो रिग्रेशन डॉट स्कोर x का y के साथ, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 100% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। मतलब अगर मेरे को अपने कोविड-19 डेटा के ऊपर अगर मेरे को कोई एल्गोरिदम यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेशन को यूज़ करूँगा, जो कि बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और 100% रिजल्ट्स ये बोल रही है कि एक्यूरेट होंगे। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट करके देखते हैं, दैट इज़ रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ डे नंबर 121। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। 23,932, सो विच इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट। अगर x की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास जो डेज़ अवेलेबल थे वो मेरे पास 121 तक थे, तो ये मेरे पास कल का प्रेडिक्ट कर रहा है 23,932। अब अगर मैं यहाँ पे ये तो है मेरा कि मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे y को प्रेडिक्ट करूँ, y को चेक करूँ कि y की एट इंडेक्स 121 डे पे क्या वैल्यू थी, 23,932। मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी वही मशीन ने भी प्रेडिक्ट करके बता दिया। अब अगर मेरे को ये देखना है कि 6 जुलाई को कितने केस आएंगे, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि 23,932 इसी के आसपास रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या ले रहा है, एवरेज को ले रहा है। तो यहाँ पे और उससे आगे सेम केसेस ये बोल रहा है कि होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये एवरेज को लेगा, लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डे 152 कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से भी अगर देखो तो अभी तक उसको कुछ मालूम नहीं है कि आगे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इसके हिसाब से उसने जो मेरे को रिज़ल्ट दिए हैं वो 23,932, जो कि यहाँ पे आके ये फेल हो चुका है, राइट। इसके आगे का उसको नहीं पता कि आगे क्या रिज़ल्ट होने वाले हैं। तो डे 152 का मेरे को रिज़ल्ट भी सेम वही बता रहा है 23,932। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 652 कर दूँ तो तब भी रिज़ल्ट सेम बता रहा है। तो मतलब यहाँ पे वो एक एवरेज में फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पॉइंट को चेक करें तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं, चाहे यहाँ तक रिज़ल्ट उसने बहुत अच्छे से फिट कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मॉडल मेरा यहाँ पे ओवर फिट हो चुका है। तो 3 चीज़ें होती हैं, बेस्ट फिट, अंडर फिट और ओवर फिट, राइट। तो बेस्ट फिट की बात करूँगा, जितने हमें फीचर्स चाहिए थे उतने ही हमने उसको दिए हैं और उसने बहुत अच्छे से फिट कर दिया। ओवर फिट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने उसको बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर दिए जो कि उसको ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने हद से ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो मेरा ओवर फिट हो जाएगा। अंडर फिट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे
जितने उसको फीचर चाहिए थे वो मैं उसको दे ही नहीं पाया, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन कम पास करी, तो वो मेरा मॉडल अंडर फिट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अब अगर कोई भी वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ये सेम वैल्यू दे रहा है 23,932, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं आएगा। ये यही बोलता रहेगा कि इतनी केसेस आएंगे, इतनी केसेस आएंगे। बट हाँ, अगर मैं डे कम करता हूँ, लेट्स से डे 52 के लिए मेरे को चेक करना है, तो वहाँ पर ये सही बता रहा है। मतलब पिछला कोई भी डे उठा लो, इसने उसको बहुत अच्छे से फिट कर दिया है। और अगर मैं डे यहाँ पे 120 को चेक कर लूँ तो ये भी सही बता रहा है 24,018। मतलब पिछली आप कोई भी वैल्यू इसको दे दो, ये बहुत सही से प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई नई वैल्यू दे रहा हूँ, ये गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। तो ये एल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इट्स बेटर टू यूज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन और आइदर स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन टू गेट द better results. So hope you like this session. You can share this video with your friends.